हमारे YouTube चैनल पढ़ लो विद सुशानम पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका सुशांत चौधरी और आपके साथ मैं हाजिर हूं अगला वीडियो लेकर, जो कि हमारा चल रहा है इतिहास विषय क्लास 10th का। और इतिहास विषय में हमारा पहला अध्याय चल रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको 1830 से 1848 जो क्रांतियों का युग है उसी के अंतर्गत ये भी टॉपिक रहेगा। उसी में हमने पढ़ा था फ्रांस का जो पहला विद्रोह होता है 1830 में उसको, और कैसे ब्रसेल्स में विद्रोह होता है वहाँ पर, और वह जो है बेल्जियम एक अलग राष्ट्र के रूप में निकल कर सामने आता है। मैटरनिक कहता है कि जो आपका फ्रांस है, अगर फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसके अतिरिक्त हमने पढ़ा था यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें हम वहाँ पर 1821 में यूनानी जो लोग हैं वह अपने स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपनी लड़ाई चालू करते हैं, शुरुआत करते हैं। और 1832 में जाकर कुस्तुनतुनिया की जो संधि होती है उसके आधार पर यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल जाती है। इसके बारे में पढ़ा था। तो आज का टॉपिक जो है हमारा वह रोमानीवाद, और दूसरा जो रहेगा कि राष्ट्रवाद के विकास में भाषा का क्या योगदान था। ये दो महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो रोमानीवाद है वह क्या है। तो रोमानीवाद जो था वह एक ऐसा सांस्कृतिक और वैचारिक आंदोलन था जो तर्क के स्थान पर भावनाओं पर बल देता है और साथ ही साथ कल्पना और वह लोक संस्कृति के महत्व पर बल देता है। यानी हम एक लाइन में सब रोमानीवाद को डिफाइन करें, और रोमांटिज्म जो है उसको अगर एक लाइन में हम डिफाइन करें तो रोमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक और वैचारिक आंदोलन था जो तर्क के स्थान पर आपका भावनाओं को, कल्पनाओं को और साथ ही साथ लोक जो संस्कृति है उसके महत्व पर बल देता है। साथ ही साथ इसका जो प्रयास था वह था कि राष्ट्रीय भावनाओं को मजबूत बनाया जाए। किसी भी प्रकार से जो राष्ट्रीय भावनाएं हैं, देश के प्रति जो प्रेम है, जो लोगों के मन में जो देश के प्रति प्रेम है, उन भावनाओं को और भी ज़्यादा मजबूत बनाया जाए। इसी को लेकर जो रोमानी कलाकार और राष्ट्रवादी जो कवि थे उनका मानना था कि हमें बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क और विज्ञान का महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। हमें जो महत्व देना है वह देना है भावनाओं को, कल्पनाओं को और साथ ही साथ लोक संस्कृति को। यानी जो रोमानी कलाकार हैं और जो आपके रोमानी कवि हैं उनका मानना है कि हमें तर्क वितर्क और विज्ञान का बहुत ज़्यादा महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। इसके स्थान पर हमें भावनाओं का, कल्पनाओं का और लोक संस्कृति का जो महत्व है उसको समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह लोगों को समझाना चाहते हैं कि लोगों को यह महसूस कराया जाए कि उनकी एक जैसी पुरानी विरासत और संस्कृति है। लोग यह समझने का प्रयास करें कि अभी जो लोग जिस समाज में रह रहे हैं उनकी जो पुरानी चीजें हैं, जो पुरानी विरासत है और साथ ही साथ जो संस्कृति है वह एक है, वह सभी की एक है। और यही जो आपकी संस्कृति है और यही जो आपकी विरासत है इसी को राष्ट्र का आधार माना जाए। तो यह विचार जो है यह रोमानी कलाकार और कवि जो हैं और लोगों के बीच में फैलाना चाहते हैं। अगर हम एक लाइन में समझें तो ये कह रहे हैं कि एक जैसी संस्कृति और आपका इतिहास जो है वह आपका एक राष्ट्र की पहचान बनाई जा सकती है। यानी वह मानते हैं कि अगर किसी भी देश के अंतर्गत एक जैसी संस्कृति है और उस देश का एक जैसा इतिहास है तो इसके आधार पर उस देश की राष्ट्रीय पहचान बनाई जानी चाहिए या बनाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त ये जो राष्ट्र का विकास है, रोमानीवादी जो लोग हैं और जो कवि हैं वह कहते हैं कि जो राष्ट्र का विकास है वह केवल युद्धों और जो क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ है कि हमने किसी क्षेत्र पर हमला किया और हमला करने के बाद उस क्षेत्र को जीत लिया और अपने क्षेत्र में विस्तार कर लिया, तो केवल और केवल इसी से राष्ट्र का विकास नहीं हुआ। वह कहते हैं कि राष्ट्र के विचार के जो निर्माण है, राष्ट्र का विचार का जो निर्माण है, जो राष्ट्र का आइडिया है उसको बनाने में, उसके निर्माण में
जो संस्कृति है उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यानी रोमानीवाद के अंतर्गत जो कवि और कलाकार हैं वह मानकर चलते हैं कि जो केवल और केवल युद्ध जो आपस में लड़ाई या लड़ी गई हैं या फिर क्षेत्रों का जो विस्तार किया गया है, केवल और केवल उसी से जो राष्ट्र का जो विकास है उसी से नहीं हुआ, बल्कि इसके निर्माण में जो संस्कृति है उसने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस संस्कृति के अंतर्गत वह लोग मानते हैं कि कला, काव्य, कहानी, किस्से आदि जो चीजें हैं, चाहे वो आपकी कला हो, चाहे वो आपका काव्य हो, कहानी हो, किस्से हो, संगीत हो, यही जो चीजें हैं आपकी, इन्होंने ही क्या किया है, राष्ट्रीय जो भावनाएं हैं उनको गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग किया है। यानी लोगों ने जब अपनी उनके अंदर जो भी विचार आए तो उन विचारों को व्यक्त करने के लिए उन्होंने अपनी कला का उपयोग किया, किसी काव्य रचना का उपयोग किया, या कहानी या किस्सों का उपयोग किया, या संगीत का उपयोग किया। तो जो राष्ट्रवाद है उसको गढ़ने में और उसको व्यक्त करने में जो रूमानी कवि और कलाकार हैं वो मानकर चलते हैं कि आपका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, वह रही है आपकी संस्कृति की, जिसमें लोगों के विचारों को व्यक्त करने के लिए कला, काव्य और कहानी जैसी चीजें जो हैं उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं जर्मन जो दार्शनिक हैं आपके, उनके भी कुछ विचार हैं। जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्राइड जो हेडर हैं वह भी कहते हैं कि जो सच्ची संस्कृति जो होती है वह आम लोगों में निहित होती है। यानी उनका मानना है जो कॉमन लोग होते हैं, सामान्य जो लोग होते हैं, वह संस्कृति के कह सकते हैं कि उसको ढोने वाले होते हैं। तो वह मानते हैं कि जो सच्ची संस्कृति होती है वह आम लोगों के बीच में होती है। और जो एक राष्ट्र होता है और एक राष्ट्र की जो आत्मा होती है उस वह किस में निहित होगी, वह निहित होती है आपके लोकगीतों में, जन काव्य में, लोक नृत्य में और साथ ही साथ लोक परंपराओं में। यानी आपके जो जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्राइड हेरडर जो हैं यह मानते हैं कि एक सच्ची जो संस्कृति होती है वह उस देश के सामान्य नागरिकों में होती है, या उस देश के सामान्य नागरिकों के बीच में निहित होती है। साथ ही साथ जो एक राष्ट्रीय आत्मा होती है वह उस राष्ट्र की आत्मा जो है वह वहाँ के लोगों के साथ साथ लोक गीतों, जन काव्यों, लोक नृत्य और लोक परंपराओं में निहित होती है। यह मानना है आपका योहान गॉटफ्राइड हेरडर का। और आगे वो क्या कहते हैं कि राष्ट्र के निर्माण के लिए, अगर हमें किसी राष्ट्र का निर्माण करना है तो उसके लिए क्या जरूरी है कि उस देश की जो लोक संस्कृति है उसको संजो कर रखा जाए, और साथ ही साथ उस देश की उसकी संस्कृति को संरक्षित किया जाए। ये करेंगे तभी हम कह सकते हैं कि हमारे देश का जो विकास है, वो हमारे जो राष्ट्र का विकास है वह संभव हो पाएगा। यानी दोबारा से हम एक बार देखें तो वह कहते हैं कि योहान जो गॉटफ्राइड हेडर हैं वह कहते हैं जो सच्ची संस्कृति होती है वह आम लोगों के बीच में निहित होती है। साथ ही साथ जो आपकी राष्ट्र की जो आत्मा होती है वह उस देश के लोक गीतों, जन काव्य, लोक नृत्य और लोक परंपराओं में निहित होती है। और उनका मानना है कि जो राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए सबसे जो मुख्य चीज होती है वह होती है उस देश की संस्कृति को संजो कर रखना, और साथ ही साथ उस संस्कृति को संरक्षित करके रखना आगे भविष्य के लिए। इसके अलावा हम बात करते हैं भाषा और राष्ट्रवाद की। भाषा ने किस प्रकार से राष्ट्रवाद को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जो भाषा है उसने राष्ट्रवाद की जो भावना थी या जो राष्ट्रीय भावना थी उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और एक उदाहरण दिया गया है आपका पोलैंड का, और पोलैंड में उस समय जो शासन है वह रूस का है। यानी कह सकते हैं जो पोलैंड है वह रूस के आधिपत्य में है। यानी जो पोलैंड है वह आपका एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है। यहाँ पर होता क्या है कि जो रूस है पोलैंड में पोलिश भाषा के स्थान पर रूसी भाषा को लागू कर देता है। पोलैंड में सामान्य तौर पर जो होनी चाहिए वह होनी चाहिए आपकी पोलिश भाषा, लेकिन पोलिश भाषा के स्थान पर वह वहां पर लागू कर देता है रूसी भाषा। लेकिन इससे होता क्या है, तो इससे होगा क्या, 1831 में 1831 में यहाँ क्या हो जाता है, ये जो फैसला लिया जाता है रूस के द्वारा, इसी से जो जनता होती है वह भड़क जाती है और रूस के खिलाफ वह विद्रोह का मोर्चा खोल देती है।
तो यह जो विद्रोह होता है, यह विद्रोह बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है और इस विद्रोह को रूस के द्वारा कुचल दिया जाता है। लेकिन यह जो क्रिया होती है और रूसी भाषा को जबरदस्ती थोपा जाता है पॉलिश लोगों पर, और इसके बाद में जो राष्ट्रवादियों की प्रतिक्रिया रहती है वो क्या रहती है कि जो राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने भाषा को एक संघर्ष का हथियार बना लिया। यानी अब जो भाषा है वह एक तरह से उनके लिए हथियार का कार्य करेगी। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया कि जो चर्च है और चर्च के अलावा जो शिक्षा के संस्थान हैं उसमें जो पॉलिश भाषा है उसका उपयोग करना जारी रखा। यानी जो रूस द्वारा कहा गया था कि अब पॉलिश भाषा के स्थान पर रूसी भाषा का उपयोग किया जाएगा, उसकी ये अवहेलना करते हैं, उस आदेश की ये अवहेलना करते हैं और चर्च और जो शिक्षण संस्थान हैं, विद्यालय जो हैं, उनमें यह पॉलिश भाषा का ही उपयोग करना जारी रखते हैं। अब इसके परिणाम क्या होंगे? यहाँ पर जो परिणाम होते हैं कि सबसे पहले जो राष्ट्रवादी हैं और जो बिशप हैं, साथ ही साथ जो आपके पादरी हैं, इनको जेल भेज दिया जाता है, इनको सजा दे दी जाती है। और जो लोग आपके कहें कि जो रूस की जो भाषा थी, रूसी भाषा का जो प्रचार करने से मना करते हैं, उनको भी दंडित किया जाता है। तो जो इसका परिणाम रहता है वो परिणाम जो रहेगा सबसे पहला कि राष्ट्रवादियों को, इसके साथ जो अन्य लोग थे और जो आपके चर्च के बिशप होते हैं और जो पादरी होते हैं, उनको ही इन्होंने क्या किया, जेल में डाल दिया। और कुछ को तो जो जिन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से मना कर दिया था उनको साइबेरिया भेज दिया गया। इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ा परिणाम होता है इस चीज का, इस विद्रोह का, वह होता है कि जो पॉलिश भाषा जो है उस समय भाषा राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक बन जाती है। यानी किसी भी देश में, यानी उस समय पोलैंड में जो रूसी भाषा थी, सॉरी जो पॉलिश भाषा थी, वह एक नेशनल सिंबल बन गई, यानी एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में उपयोग की जाने लगी। और उससे लोगों के अंदर संगठित होने का अवसर मिला उन लोगों को, वह उस मुद्दे पर एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करने लगे। तो यहाँ पर ये था आपका भाषा और राष्ट्रवाद। इसके अतिरिक्त हम बात कर लेते हैं, दो भाई थे और हम बोलते हैं ग्रिम बंधु, जिसमें पहले जो भाई थे उनका नाम था जैकब ग्रिम और दूसरे जो भाई थे वह थे आपके विल्हेम ग्रिम। ये दोनों भाई हैं और इनका जन्म जो है वो, एक का जन्म जो जैकब ग्रिम है, इनका जन्म 1785 में होता है, जबकि जो आपके विल्हेम ग्रिम है उनका जन्म जो है वह 1786 में होता है। और इनका जो जन्म हुआ है उस शहर का नाम है हनाउ शहर, यानी जर्मनी का क्षेत्र और जर्मन क्षेत्र के अंतर्गत एक शहर है हनाउ। उसमें दो भाई जन्म लेते हैं, एक का नाम है जैकब ग्रिम और दूसरा नाम है विल्हेम ग्रिम। ये दोनों भाइयों का जो जन्म होता है, एक का 1785 और दूसरा 1786 में होता है। यह दोनों भाई जो थे वह कानून की पढ़ाई करते हैं और साथ ही साथ एक शौकिया स्तर पर, यानी शौक के लिए क्या करते हैं, यह लोक कथाओं को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। लोक कथाओं का इकट्ठा शुरू करने के लिए करते क्या, ये गांव गांव जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और जो लोग उनको कहानियां बताते हैं उन कहानियों को वो लिख लेते हैं। और यह जो कहानियां थी यह बच्चों को और साथ ही साथ बड़ों को, दोनों को समान रूप से पसंद आती हैं। और अंत में जब जो कहानियां इनके द्वारा इकट्ठी की जाती हैं उनका एक पूरा जो संग्रह बनाकर, एक बढ़िया पुस्तक बनाकर जो तैयार की जाती है, और उस पुस्तक या हम कह सकते हैं उस संग्रह को 1812 में 1812 में प्रकाशित किया जाता है। यह दोनों जो भाई थे यह प्रेस की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। इन्होंने प्रेस की आजादी के लिए जो आंदोलन हुए थे उनमें हिस्सा लिया था। इसके अलावा इन दोनों भाइयों ने 33 खंडों में, यानी 33 सेक्शंस में जो आपकी जर्मन भाषा है उस जर्मन भाषा का शब्दकोश तैयार किया, यानी उसको भी इन्होंने संपादित किया। और इनका मानना था, दोनों भाइयों का मानना था कि जो फ्रांस का वर्चस्व जो है वह आपकी जर्मनी जो है देश है उसके लिए खतरा है। यानी ये थे आपके जैकब ग्रिम और विल्हेम ग्रिम, जो कि दो भाई हैं, कहानियां इकट्ठी करते हैं, कहानियों का संग्रह स्थापित करते हैं
और 1812 में उस कहानियों की जो संग्रह है उसको प्रकाशित करवा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त ये जो लोग हैं प्रेस की स्वतंत्रता के पक्षधर हैं और जो जर्मन भाषा जो थी उसका एक 33 खंडों में आपका एक शब्दकोश तैयार करते हैं और इनका मानना था कि जो आपका फ्रांस जो है उसका अगर जो वर्चस्व है यानी अगर वह शक्तिशाली हो रहा है तो यह जर्मनी के लिए खतरनाक है। तो ये उनकी विचारधारा थी। इसके अतिरिक्त हम बात करने वाले हैं अभी आगे हमारा जो टॉपिक है वह रहेगा 1830 में। 1830 का जो दशक होता है, 1830 के दशक में भूख कठिनाइयां और जन विद्रोह। 1830 का जो दशक है वह यूरोप में बहुत सारी कठिनाइयों को लेकर आता है। 19वीं सदी की जैसे ही शुरुआत होती है तो यूरोप में तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ने लग जाती है और इस बढ़ती हुई जनसंख्या से होता क्या है कि जो नौकरी देखने वाले लोग थे और जितनी नौकरियों की संख्या थी उन दोनों में असमानता आ जाती है। एक तरफ नौकरी की जो संख्या है वह कम है और दूसरी तरफ नौकरी देखने वाले जो लोग हैं या रोजगार प्राप्त करने की चाह रखने वाले जो लोग हैं उन दोनों में बड़ा अंतर दिखाई देता है। तो एक तरफ नौकरी कम होती है और नौकरी को ढूंढने वाले जो लोग हैं वह अधिक हो जाते हैं और यह सब हो रहा है वह हो रहा है आपका जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण। यानी 1830 का जो दशक है शुरुआत जैसे ही 19वीं सदी की होती है तो उस समय जो सबसे पहली जो घटना घटित होती है या हम कहें इवेंट होता है उसमें यह कि यूरोप की अचानक से जनसंख्या या हम कहें जनसंख्या में तेज गति से वृद्धि होने लगती है और इस वृद्धि से होता क्या है कि एक तरफ नौकरियों की संख्या जो सीमित थी उन नौकरियों की संख्या सीमित होने के कारण और जनसंख्या वृद्धि से लोग जो हैं वो और रोजगार की तलाश में बाहर निकलने लगते हैं। इससे होता क्या है कि अब जो ग्रामीण जो आबादी थी वह रोजगार की तलाश में किधर जाने लगी, शहरों की तरफ जाएगी। ग्रामीण जो आबादी है वह शहरों की तरफ जाएगी, शहरों में अपने लिए आजीविका की तलाश करेगी और यहाँ क्या होता है यह ग्रामीण जो आबादी थी वह शहरों की गरीब बस्तियों में जाकर रहना प्रारंभ कर देती है। यह गांव से अपना चलकर जाते हैं शहर में अपनी आजीविका कमाने के लिए, लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जो स्त्रियाँ हैं वह बहुत ही भयावह हैं। तो उनका जो ठिकाना रहता है वह ठिकाना जो रहेगा वह जो शहर की गरीब बस्तियाँ जो हैं उन्हीं में ही अपना आवास बनाते हैं। और इस समय छोटे छोटे उत्पादक हैं इधर, और जो छोटे उत्पादक हैं इनके उत्पादन की जो क्षमता है वो बहुत कम है और ये जो उत्पादन करते हैं वो या तो अपने घर से ही करते हैं या इनके जो कारखाने हैं बहुत छोटे छोटे हैं। और इसके अतिरिक्त ये जो लोग हैं यह बहुत कम ही या हम कहें नाम मात्र के लिए ही केवल मशीनों का उपयोग करते हैं। यानी अब यह जो लघु उत्पादक हैं यह टक्कर ले रहे हैं उस समय इंग्लैंड से। और दूसरी तरफ इंग्लैंड में क्या है, इंग्लैंड में औद्योगिकरण जो हम कहें औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, यानी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। वहाँ मशीनों के द्वारा जो कपड़ा उद्योग है वह आगे फल फूल रहा है और इन छोटे उत्पादकों को वहाँ से जो आयातित जो कपड़ा है उससे इनको लोहा लेना पड़ रहा है। यहाँ का जो कपड़ा था वह मशीनों से बना हुआ था और इसकी वजह से सस्ता भी था और यहाँ यह हाथ से बना हुआ कपड़ा था जो कि महंगा था। इसको बनाने में अधिक समय लगता था, इसको बनाने में कम समय लगता था। यह सस्ता था, यह महंगा था। अब इससे होता क्या है कि यहाँ के जो लघु उद्योग हैं वह इस उद्योग से प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। अब हम कहें कैसे प्रतिस्पर्धा हो नहीं पाएगी तो इसमें ये आपके लघु उत्पादक जो हैं वह पिछड़ जाते हैं। और जो दूसरी तरफ इंग्लैंड था, जो दूसरी तरफ इंग्लैंड है वहाँ का जो औद्योगिकरण का स्तर था वह काफी मजबूत और ऊंचा था, क्योंकि यहाँ पर जो हम कहते हैं कि जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वह इंग्लैंड से ही हुई थी। यानी इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन हुआ है वह कहाँ से हुआ है आपका, इंग्लैंड से। अब दूसरी तरफ देखें तो एक तरफ लोग जो हैं वह अपना मतलब कठिन समय व्यतीत कर रहे हैं, वहीं एक वर्ग है जिसे हम कुलीन वर्ग कहते हैं। कुलीन वर्ग जो है उस समय सत्ता के अपने मजे ले रहा है, वह कुलीन वर्ग सत्ता के मजे उठा रहा था। और दूसरी तरफ जब हम देखते हैं उस समय का जो किसान है वह बहुत ही परेशान है और साथ ही साथ उसके ऊपर जो ऋण लाभ दिए गए हैं उसके ऊपर जो सामंती ऋण है और जो कर्तव्यों का बोझ है वह उसे मारे दे रहा है। तो एक तरफ जो कुलीन वर्ग है वह तो सत्ता के मजे ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो किसान है वह काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि जो आपका
खाद्य की जो कीमतें होती हैं उनमें वृद्धि हो जाती है, यानी खाने पीने की जो चीज़ें चीज़ें होती हैं उनकी जब वृद्धि हो जाती है, या फिर हम कहें कि किसी साल फसल खराब होने से जो स्थिति होती है वो काफ़ी भयावह हो जाती है। इसको हम कह सकते हैं कि एक तो खाद्य की जो चीज़ें होंगी उसकी कमी कब हो सकती है, या तो उनमें क्या होगा, उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा और मांग जो है वह ज़्यादा होगी। वहीं दूसरी तरफ जो स्थिति बनती है वह बनती है कि किसी समय फसल खराब हो जाती है, और फसल खराब होने से क्या होगा कि जो मांग है वह जनता की उतनी ही रहेगी, लेकिन फसल खराब होने से अब जो पूर्ति होनी थी वह उतनी पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसी वजह से अब होता क्या है कि जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र थे उन दोनों ही क्षेत्रों में गरीबी जो है वह बढ़ने लग जाती है। अन्न की कमी होती है, खाद्यान्न की कमी होती है, चाहे वो महंगे होने से हो, चाहे वो आपका जो किसी साल फसल के खराब होने से हो। तो इससे शहरों और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में प्रभाव पड़ता है, और दोनों ही क्षेत्रों के अंतर्गत जो गरीबी है वह बढ़ने लग जाती है। तो 1830 का दशक जो है वह यूरोप में कुछ इस प्रकार से जा रहा है कि वहाँ जनसंख्या में वृद्धि होती है, वृद्धि होने से वहाँ चीज़ों की जो कमी हो जाती है, चीज़ों की कमी होने से कुछ सामानों की जो कीमत है वो वृद्धि हो जाती है, फसल खराब हो जाती है। जो छोटे छोटे उत्पादक हैं वह जो इंग्लैंड से आए थे, जो कपड़ा है उसे टक्कर नहीं ले पा रहे हैं, उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं और टूट जाते हैं। एक तरफ जो आपका हम कहें कि जो कुलीन वर्ग है वह सत्ता जो है उस समय उसका आनंद ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो है आपका किसान जो है वह एक तरह से सामंती जो ऋण है उसके ऊपर जो कर्ज हैं उनको चुकाने में, और दूसरी तरफ जो बोझ है उसके ऊपर कर्तव्यों का, वह उन कर्तव्यों को पूरा करने में दबा हुआ है। तो 1830 का दशक 1830 का जो दशक है यूरोप में क्या कठिनाइयाँ लेकर आता है, वह यहाँ से इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से दिया जा सकता है। और इसके आगे हम पढ़ेंगे एक ऐसी घटना है, सिलसियन जो गांव है उसके बारे में पढ़ेंगे जहाँ पर बुनकर आंदोलन करते हैं, वो 1848 की बात रहेगी। और यह वीडियो हमारा नेक्स्ट आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।